गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, जिसे हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एजुकेशन इन मिडिएवल इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैं लोहांस कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में। और जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, यह जो टॉपिक है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। मींस जो हमारा थर्ड पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट हम बात कर चुके हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में। सेकंड टॉपिक था हमारा बौद्ध एजुकेशन सिस्टम या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं हम इसको। और थर्ड और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी। मकतब मदरसों के बारे में जानेंगे, मतलब जो उनके स्कूल थे किस प्रकार के स्कूल थे, उनको क्या क्या कहा जाता था, और प्राइमरी या माध्यमिक लेवल पर या हायर लेवल पर एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या उद्देश्य थे, और जो मुस्लिम शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषताएँ थी। इन सब का बृहद रूप से हम जो अध्ययन करेंगे वो मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत करेंगे या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत करेंगे। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है उसकी वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको हम आज के समय में अपना सकते हैं, मतलब हमारी आज की एजुकेशन में जो है उनका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आइए बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। भारत में जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, इसकी जो उत्पत्ति माना जाएगा वो देखते हैं हम जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और हराने के पश्चात उसने गुलाम वंश की नींव भारत में 1206 में डाली। उसके पश्चात गुलाम वंश के बाद भारत में खिलजी वंश रहा, फिर तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, फिर लोदी, उसके पश्चात मुग़ल वंश। और देखें तो जो मुस्लिम शासन था भारत में 1206 से लेकर 1757 तक रहा, और इस मध्यकालीन युग में जो है 550 वर्ष का ये समय रहा, और इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ, मकतब व मदरसों का निर्माण हुआ। और ये देखा जाता है कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भारतीय संस्कृति को और जो यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे और जो पुस्तकालय थे उनको तुड़वा दिया, जला दिया, और उनकी जगह जो मकतब और मदरसों की स्थापना की। प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का और अपने शिक्षा को फैलाना ही उनका एक मुख्य लक्ष्य था। कई डॉक्टर जो कई हैं उनका मत है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से एक अल्प संबंध था। यह कई का कथन था। और मध्यकालीन शिक्षा के बारे में और अधिक हम जानने के लिए देखते हैं इसका जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको। जैसे ही वैदिक कालीन शिक्षा थी या बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसी प्रकार जो मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा थी, इसकी जो व्यवस्था थी मकतब और मदरसों में की गई थी। जो मकतब है वो प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र थे, और जो मदरसे थे वो उच्च शिक्षा का केंद्र थे। और जो मुस्लिम शासक थे या धनी व्यक्ति थे उस समय के, जो विद्या या कह सकते हैं कि जो विद्या प्रेमी थे, उन्होंने मस्जिदों से जुड़े हुए मकतब और मदरसे स्थापित किए और अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार किया। तो हम देखें मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा को, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो बालकों को मकतबों में दी जाती थी। जो मकतब शब्द है वो अरबी भाषा का कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो मकतब का अभिप्राय है वो एक विशेष स्थान से है, ऐसे स्थान से जहाँ पर लिखना सिखाया जाता है। और यहीं पर कई महोदय लिखते हैं कि मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है प्रायः, जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें अन्य धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती थी। मतलब
मकतब वो स्थान हुआ करता था जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया करता था और कुरान की उन आयतों को, विशेषकर उन आयतों की शिक्षा दिया करता था जो उनकी आस्थाओं को बनाए रखें और उसी दिशा में उनका जो है ध्यान आकर्षित करें और उनको जानें। इस प्रकार मकतब में बालकों को शब्द ज्ञान के साथ साथ जो प्रारंभिक धार्मिक प्रार्थनाओं को कंठस्थ करना और लिखना ये समझाया जाता था, ये सिखाया जाता था। तो ये थी बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो मकतबों में शुरू होती थी। अगर प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें, प्रवेश की बात करें, तो जो मकतबों में प्रवेश होता था तो एक विशेष विधि उस समय थी उनके प्रवेश की। उस विधि का नाम है बिस्मिल्लाह खानी संस्कार। ये बिस्मिल्लाह खानी संस्कार सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे का होता था और उसके उपरांत या उसके पश्चात ही जो बालक है उसका प्रवेश मकतबों में होता था। मतलब बच्चा जो है पढ़ने के लिए तैयार हो जाया करता था। अगर हम बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की बात करें तो बिस्मिल्लाह खानी जो संस्कार है इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभारंभ करना, अर्थात बालक की शिक्षा को प्रारंभ करने के संस्कार को बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार है वो ऐसी विधि है जहाँ से बच्चा विधिवत रूप से अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। अगर देखिए बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि को अगर हम देखें तो यह जो विधि थी ये बालक जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उस दिन बालक के सभी जो संबंधी होते थे, सारे रिश्तेदार एक जगह एकत्रित होते थे और बच्चे को जो नए वस्त्र पहनाए जाते थे और उसके सामने लिपि जो कुरान की भूमिका अथवा जो 55वां और 87वां जो अध्याय है वो रखा जाता था कुरान का। मौलवी साहब आते थे और वो बच्चे को कुरान की आयतें पढ़ाते थे। बालक उसको मौलवी जी के पीछे पीछे दोहराता था। अगर ऐसी दशा होती थी कि बच्चा उन आयतों को न दोहरा पाए तो अगर ये उम्मीद की जाती थी कि बच्चा केवल बिस्मिल्लाह बोल दे। अगर बच्चा केवल बिस्मिल्लाह बोल दिया करता था तो यही पर्याप्त समझा जाता था और यहीं से जो बालक की शिक्षा थी वो प्रारंभ हो जाती थी। तो बिस्मिल्लाह खानी जो संस्कार था यह एक प्रारंभिक शिक्षा की पहली सीढ़ी थी और इसके पश्चात ही बालक जो है अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक जो मकतबों में जो शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा उसके 2 प्रकार थे उस समय। पहला था एक जनसाधारण के लिए शिक्षा और दूसरा था शहजादों के लिए शिक्षा। जनसाधारण मतलब आम आदमी के लिए शिक्षा और शहजादे जो उस समय के राजा महाराजा थे, जो बादशाह हुआ करते थे, जो उनके बच्चे थे, उनके लिए शिक्षा का अलग इंतजाम था। अगर जनसाधारण की शिक्षा की बात करें तो इसमें बालकों को लिपि का ज्ञान आँख और कान के माध्यम से कराया जाता था। आँख का मतलब देखना और कान का मतलब उसका सुनने से है। लिपि का ज्ञान हो जाने पर कुरान का 30वां अंश उसको पढ़ाया जाता था और उसके उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। फारसी भाषा तथा इसके व्याकरण को रटाया जाता था। लिखने की शिक्षा व सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था और साथ साथ इसके उस जो प्रारंभिक गणित था उसका भी ज्ञान कराया जाता था। ध्यान रखिएगा जो जनसाधारण की शिक्षा है उसमें बच्चे को उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो कुरान की आयतें थी उनको रटाया जाता था और जो व्याकरण थी उसको रटाया जाता था। अगर यहीं हम बात करें शहजादों की शिक्षा की तो शहजादों की शिक्षा थोड़ी सी अलग थी जो जनसाधारण की शिक्षा थी बच्चों की उससे। जो शहजादे हुआ करते थे, शहजादे अपने जो पिता के संरक्षण में महलों में रहते थे और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मौलवी को रखा जाता था। वो मौलवी महल में रहकर ही उनको शिक्षा देता था और उन्हें अरबी फारसी पढ़ना और लिखना सिखाता था और उसके साथ साथ अरबी फारसी के साथ साथ उन्हें जो है शारीरिक शिक्षा या ये कहें सैनिक शिक्षा जो है दी जाती थी जिससे उनका शरीर जो है सुदृढ़ बना रहे। इसके साथ साथ उन्हें समानता और इंसाफ के सिद्धांत सिखाए जाते थे। इसका कारण ये था कि बड़ा होने पर जब उसको अपना राज संभालना है तो बच्चे के अंदर समानता और इंसाफ के जो सिद्धांत अभी से अगर बच्चा सीखेगा तो वो उसके सामने सही रहेंगे। कानून का अध्ययन भी उसको कराया जाता था और किस झगड़े का निपटारा किस प्रकार किया जाए यह योग्यता विकसित करने के लिए उसको कानून का जो अध्ययन था वो कराया जाता था।
इसके साथ साथ अंत में उसे इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी और राष्ट्र कल्याण की नींव से शिक्षित किया जाता था। ये थी शहजादों की शिक्षा, जो जनसाधारण की शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। यहीं हम बात करते हैं शिक्षण विधि की। देखिए, जो शिक्षण विधि थी, मेथड ऑफ टीचिंग था उस समय, मकतबों की अगर हम बात करें तो मकतबों में जो शिक्षण की विधि थी वो मौखिक थी। उसमें केवल रटने पर बल दिया जाता था और जो सभी छात्र थे वो कक्षा में उच्च स्वर में एक साथ बोलकर चीज़ों को रटते थे। उनसे कहा जाता था, जो मॉनिटर प्रणाली भी थी या फिर आप कहें जो मौलवी साहब थे जो बोलते थे, स्टूडेंट उसको क्या करते थे, रटते थे, दोहराते थे पीछे पीछे। और बालक को नया पाठ तभी पढ़ाया जाता था जब बच्चा अपना पुराना पाठ अच्छे से कंठस्थ कर लेता था, मतलब अच्छे से याद कर लेता था। अगर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो जो मकतब थे, मकतबों में जो शिक्षा का समय था वो प्रातःकाल और सायंकाल में होता था। जो मध्याह्न या दोपहर का समय था उसमें बच्चे का अवकाश रहता था। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी और शिक्षा को या शिक्षण को एक पुनीत कार्य माना जाता था। शिक्षा की जो व्यवस्था थी राज्य के धनी लोग द्वारा की जाती थी या राज्य के द्वारा की जाती थी। अगर मुस्लिम काल की बात करें तो शिक्षा का पूर्ण दायित्व राज्य पर था। अब ये प्राथमिक शिक्षा थी, इसमें शिक्षण विधि आपने देखी, अन्य व्यवस्थाएं थी वो भी देखी। इसके बाद अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। देखिए, उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा जो होती थी वो मदरसों में होती थी या मदरसों में उस शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। और जो मदरसे थे किसी न किसी मस्जिद से जुड़े हुए होते थे। जो मदरसा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। अब अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा का एक शब्द है दरस, जिस शब्द से संबंधित है और उसका मतलब है या उसका अर्थ है भाषण देना। अर्थात मदरसा वह स्थान कहलाता है जहाँ भाषण दिए जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर के का कथन है कि मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए। मतलब जो मदरसे थे वो किसी न किसी दरगाह से या मस्जिदों से संबंधित होते थे और कुछ मदरसे ऐसे रहे कि बहुत बड़े विश्वविद्यालयों के जो है रूप में विकसित आज हो गए हैं। उच्च शिक्षा के अगर प्रवेश की अगर हम बात करें तो जो मकतब की शिक्षा समाप्त हो जाया करती थी उसके पश्चात बच्चे को जो है मदरसे में प्रवेश लेना होता था और प्रवेश के लिए कोई रस्म, विशेष रस्म नहीं थी, वो डायरेक्ट मदरसे में प्रवेश ले सकता था। यहीं अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें उच्च शिक्षा की तो मदरसों का जो पाठ्यक्रम था अत्यंत विस्तृत था। इसमें जो अध्ययन की अवधि थी वो 10 से 12 वर्ष की थी। और मकतब की तरह मदरसे में भी दो प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित था, एक लौकिक और दूसरा धार्मिक। जो लौकिक पाठ्यक्रम है, अगर हम बात करें लौकिक पाठ्यक्रम की तो लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अरबी फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, कानून की शिक्षा, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा, गणित, इतिहास, भूगोल और यूनानी चिकित्सा और इसके साथ साथ कृषि आदि जो विषय थे, ये प्रमुख विषय थे। इन सब की शिक्षा लौकिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, गणित और ज्योतिष के लिए लाहौर और सियालकोट के जो मदरसे थे वो बहुत फेमस थे। ध्यान रखिएगा, गणित और ज्योतिष के लिए। उसके साथ चिकित्सा और ज्योतिष के लिए रामपुर और आगरा का मदरसा बहुत फेमस था और कविता और संगीत के लिए दिल्ली के मदरसे प्रसिद्ध थे। ये वो मदरसे हैं, ये वो जगह हैं जहाँ के मदरसे इन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद बात करते हैं हम धार्मिक शिक्षा की। अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करें तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता था, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी जिसमें कुरान का गहन एवं विस्तृत अध्ययन कराया जाता था। कुरान के भाष्य, मोहम्मद साहब की जो परंपरा, इस्लामी कानून आदि इसमें विषय सम्मिलित होते थे। और आगे चलकर जब मुग़ल काल आया तो मुग़ल काल में जो अकबर थे, अकबर ने इस शिक्षा को और जीवन उपयोगी बनाने के लिए जो पाठ्यक्रम थे उसमें बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन कराए और उन्होंने उसके बाद हिंदू धर्म, दर्शन और साहित्य को भी पाठ्यक्रम में एक स्थान दिला दिया और इसको जो है बच्चा हिंदू धर्म के बारे में, उसके दर्शन के बारे में और साहित्य के बारे में भी अध्ययन करने लगा। अब बात करते हैं शिक्षा के माध्यम की। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा का माध्यम था
मुस्लिमकालीन शिक्षा में, हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा में मदरसों में जो है शिक्षा का माध्यम फ़ारसी भाषा था, किंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन भी अनिवार्य था, क्योंकि जो राजपद थे उन पर फ़ारसी का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। मतलब जो राजा के राजमहल में जो कर्मचारी होते थे, उच्च पदों पर जो अधिकारी होते थे, उनके लिए ये विशेष योग्यता थी कि अगर उसको फ़ारसी का ज्ञान नहीं है तो उसको जो है उच्च पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उच्च पद प्राप्त करने के लिए उसको फ़ारसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो राजपद के पाने के लालच में, मतलब उच्च पद पाने के लालच में, जो बहुत से हिंदू भी थे जो मदरसों में अध्ययन करने लगे, और औरंगजेब ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाए जाने पर जोर दिया था। ये आपको ध्यान रखिएगा कि जो औरंगजेब था उसने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाए जाने पर उसने जोर दिया था। अगर शिक्षण विधि की बात करें हम मुस्लिम काल में, तो दोस्तों मदरसों में किसी विशेष शिक्षण विधि का विकास नहीं हुआ। अधिकांश शैक्षणिक जो शिक्षण था वो मौखिक रूप से होता था और रटने पर विशेष बल दिया जाता था। जो शिक्षक था वो भाषण पद्धति से पढ़ाते थे। ग्रंथों का विवेचनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्था थी और मदरसों में वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ भी होता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो कोई खास शिक्षण विधि इस समय यूज़ नहीं हुई, केवल मौखिक रूप से जो है यहाँ शिक्षण होता था, और जो शिक्षक थे वो एक मौखिक रूप से भाषण पद्धति से यहाँ पर पढ़ाया करते थे। इसके बाद बात करते हैं हम परीक्षाओं की कि कौन कौन सी परीक्षाएं हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो परीक्षा मध्यकाल में छात्रों की किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाती थी। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी या कोई परीक्षा प्रणाली का कोई प्रचलन नहीं था, और जो कक्षा उन्नति के लिए ऐसी कोई परीक्षा भी नहीं होती थी कि परीक्षा के बाद कक्षा को जो है स्टूडेंट को अगली कक्षा में भेज दिया जाए। लेकिन क्या था कि छात्र के संपूर्ण वर्ष के कृत्य और कार्य को देख आधार पर, उसके पूरे साल में बच्चे ने क्या किया है, उसको किस प्रकार मतलब बच्चे के कार्य हैं, शिक्षक अपने विवेक पर को देखते हुए, अपने विवेक के हिसाब से टीचर क्या करता था, छात्र को दूसरी कक्षा में तरक्की दे देता था या दूसरी कक्षा में उसको भेज दिया करता था। और जो छात्र किसी विषय का मतलब अध्ययन, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया करते थे या मान के चले कि एक अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करते थे किसी विषय विशेष में, तो उनको जो उपाधियां थी उनसे विभूषित किया जाता था। जैसे तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र, जो छात्र दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र में मतलब अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करता था उसे फाजिल की उपाधि दी जाती थी। वहीं जो छात्र धर्मशास्त्र की में एक बहुत अच्छी प्रतिभा प्रदर्शित करता था उसको आलिम कहा जाता था, आलिम की उपाधि उसे दी जाती थी। और वहीं जो छात्र साहित्य में विशेष योग्यता धारण करते थे उन्हें काबिल कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छात्र तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में प्रतिभा के धनी थे वो फाजिल कहलाए, धर्मशास्त्र में आलिम और साहित्य के छात्र काबिल कहलाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक की कि क्या शिक्षक का रोल था, तो मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, शिक्षक जिसको उस्ताद भी कहा गया है, मदरसों में विद्वान शिक्षकों की व्यवस्था की जाती थी। और समाज में जो जफ़र लिखते हैं कि समाज में जो शिक्षकों का स्थान था वो बहुत ऊंचा स्थान था। अगर वेतन की बात करें तो वेतन उन्हें बहुत कम मिलता था, लेकिन उनका सम्मान था, सार्वजनिक रूप से उन्हें एक विश्वास प्राप्त था, उन्हें उच्च दर्जे का सम्मान उनको दिया जाता था। और जो मदरसे होते थे वहाँ भिन्न भिन्न विषय के लिए अलग अलग जो विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी, जिसका वो शिक्षण कार्य कराया करते थे। और इन शिक्षकों की जो नियुक्ति का जो मुख्य कार्य था या जो मुख्य इनकी नियुक्ति करते थे, वो कोई राज्य जो था वही राज्य का जो राजा या कोई दानशील व्यक्ति, ये जो पैसे वाले व्यक्ति थे, जो मदरसे चलाते थे, जो शिक्षा प्रेमी व्यक्ति थे, वही इनकी नियुक्ति करते थे। और कभी कभी क्या होता था, ऐसा भी माना जाता है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य बाधित ना हो, ये सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या होता था, नाइकीय जो पद्धति थी, जो मॉनिटोरियल सिस्टम था, वो प्रचलित था।
मतलब जो सीनियर बच्चे थे, वो बच्चे जो कक्षा का सबसे तेज बच्चा होता था, वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था और उसको बताता था शिक्षक की अनुपस्थिति में कि चीज़ें कैसे होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों स्टूडेंट के बारे में। अगर स्टूडेंटों की बात करें तो स्टूडेंट, देखिए ध्यान रखिएगा, मदरसे में अनुशासन बहुत कठोर था और उन्हें किसी प्रकार की जो है स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने की, जो वैदिक काल और बौद्ध काल की हम बात करें, अगर कंपैरिजन करें वैदिक काल और बौद्ध काल से, तो स्टूडेंट का जो जीवन था वो मुस्लिम काल में ज़्यादा आरामदायक था वैदिक और बौद्ध काल के मुकाबले। क्योंकि छात्रावासों में जो छात्र थे मध्यकाल में, वो कालीन पर सोते थे, भोजन में चपातियाँ या पुलाव, मुर्गा, उनका दैनिक जीवन का ये मतलब भोजन था, उसमें वो खाया करते थे। और छात्र जो है गुरु की सेवा करते थे, वो वैदिक काल की ही तरह था, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनकी आज्ञा को मानना एक पुनीत कार्य माना जाता था। और ये माना जाता था कि गुरु की कृपा से ही उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये मेन चीज़ थी छात्र के अंदर वैदिक काल के समय पे। अब हम बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं के प्रकार के बारे में कि कौन कौन सी शिक्षा संस्थाओं के प्रकार थे। अब पहले करते हैं बात मकतब की। तो अरबी का कुतुब सबसे मकतब की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। इस प्रकार मकतब वह स्थान था जहां बालक को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा का केंद्र थे और प्रायः मकतब में एक शिक्षक होता था और जो भी मकतब थे वो साधारणतः किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। और कहीं कहीं मौलवी व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में भी जो है घरों में जो सुविधाजनक स्थानों पर अपने अपने मकतब चलाते थे और वो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते थे। और मध्यकाल में कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि कई स्थानों पर मकतबों में जो हिंदू बालक थे वो भी शिक्षा प्राप्त करते थे। और हर एक गांव में, जितने भी गांव हुआ करते थे मध्यकाल में, हर एक गांव में एक मकतब अवश्य होता था, ये निश्चित था। अगर दूसरी संस्थाओं की बात करें तो दूसरी संस्था थी खानकाहें। खानका में केवल वो ऐसी संस्था थी, खानका थी प्राइमरी एजुकेशन की संस्था ही, और ये ऐसी संस्था थी जिसमें केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पर हिंदू बच्चों को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो खानकाहें थी, खानकाहों में केवल मुस्लिम छात्रों के लिए ही थी। वहीं बात करते हैं हम दरगाह की। दरगाह भी वो स्थान थे जहाँ पर केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मुस्लिम छात्रों के अलावा किसी अन्य जाति के या धर्म के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं कुरान स्कूलों की। जो कुरान स्कूल हैं वो अक्सर मस्जिदों से जुड़े होते थे। और इस जो कुरान स्कूल थे दोस्तों, कुरान स्कूल में केवल कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था, उसके पश्चात उन्हें जो है कुरान की आयतें रटाई जाती थी। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि लिखने की और गणित की शिक्षा देने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। ये मानकर चलें कि कुरान स्कूल वे स्कूल होते थे या मस्जिदों से जुड़े हुए वे स्कूल होते थे जहाँ केवल कुरान की ही शिक्षा दी जाती थी। इतना ध्यान रखिएगा, जो कुरान स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी, उसी पर विशेष फोकस था। अरबी लिपि का ज्ञान कराना और कुरान की आयतें रटाना, ये मुख्य कार्य था। अब हम बात करते हैं फ़ारसी स्कूल की। देखिए दोस्तों, जो फ़ारसी स्कूल थे मुस्लिम शासन में, जो फ़ारसी राजभाषा, वहाँ की राजभाषा फ़ारसी थी, जो राजा महाराज थे वहाँ की, और ये क्या कह सकते हैं कि मुस्लिम कालीन जितना शासन हुआ है उनकी राजभाषा फ़ारसी थी। तो विभिन्न पदों पर जो काम करने के लिए ये ज़रूरी था हर एक व्यक्ति को, अगर वो राजा के यहाँ कोई काम करना चाहता है या राज से कोई पद प्राप्त करना चाहता है तो उसको फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए इस मांग को पूरा करने के लिए फ़ारसी स्कूलों की स्थापना की गई। ये ऐसे स्कूल थे जहाँ पर केवल फ़ारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद बात आती है फ़ारसी तथा कुरान के स्कूल। ये वो स्कूल थे जिनमें
फारसी भाषा तथा कुरान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आप बात आती है अरबी के स्कूल। अरबी के स्कूल का मुख्य जो उद्देश्य था वो अरबी भाषा में प्रवीण विद्वानों का निर्माण करना था। इनका उच्च स्तर हुआ करता था, मतलब मेन जो मुख्य है कि ऐसे विद्वान पैदा करना अरबी भाषा के जो अपने आप में उच्च कोटि के हों, और मुख्य कार्य केवल यही था कि वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। देखिए अरबी स्कूलों में क्या हुआ कि जितने भी छात्र पढ़े वे एक तो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, उच्च शिक्षा का ये माध्यम थे, और इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ये समझा जाता था कि बच्चा जो है एक विद्वान बनेगा, और उसी से जो क्या करेगा आगे विद्वान बनकर अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का प्रचार करेगा और प्रसार करेगा। अब बात आती है मदरसों की। जो मदरसा शब्द था वो अरबी भाषा के दरस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अभी हमने पीछे जिक्र किया था, और जिसका अर्थ होता है दरस का भाषण। अर्थात ये कह सकते हैं कि मदरसा वह स्थान था जहाँ भाषण या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। मतलब मदरसा वह स्थान जहाँ भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था, वह सब मदरसे कहलाते थे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की, कि मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। देखिए पहला जो उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का वो था ज्ञान का प्रसार करना। ये प्रथम उद्देश्य है। जो इस्लाम धर्म में जो प्रवर्तक हुए हैं मोहम्मद साहब ने प्रत्येक जो सच्चे मुसलमान को ज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया था। मोहम्मद साहब ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को ज्ञान ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान वो है जो बंदे को मुक्ति दिलाता है। तो ज्ञान के बिना उन्होंने बताया था कि ज्ञान के बिना व्यक्ति धर्म अधर्म उचित अनुचित में अंतर करने में असमर्थ रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जन आवश्यक है, मोहम्मद साहब ने कहा था। मोहम्मद साहब ने साथ में ये भी कहा था कि दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये मोहम्मद साहब के शब्द थे, और बहुत अच्छे शब्द थे जो उन्होंने अपनी लाइन ये कही थी कि दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा दें। उनकी जो कलम की स्याही है वो शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ज्ञान का प्रसार करना भी था। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है इस्लाम धर्म का प्रचार। दोस्तों जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका दूसरा उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार, और धर्म का प्रचार करना तबलीग मुसलमानों में धार्मिक कार्य माना जाता था। अपने धर्म का प्रचार करना मतलब एक धार्मिक कार्य था, इसे सवाब का कार्य माना जाता था। और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। उसके लिए उन्हें स्कूलों का निर्माण कराया, और उतना ही उन्हें पवित्र माना जितना कि मस्जिदों का निर्माण, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि माँ बाप के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सभी भेंटों से उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। ये मोहम्मद साहब का था। तो उन्होंने क्या स्कूलों को भी या जो विद्यालय थे उनको भी इतना उन्होंने पवित्र माना जितने भी शासक हुए हैं। उसके अगर हम बात करें, अगली बात आती है नैतिकता का समावेश। जो मध्यकालीन शिक्षा थी या मध्यकालीन शिक्षा का जो अन्य उद्देश्य की बात करें, इस्लाम धर्म के अनुरूप व्यक्तियों में विशिष्ट नैतिकता का प्रचार एवं प्रसार करना था। जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपनी विशिष्ट नैतिकता एवं संस्कृति के साथ वो भारत में आए थे, और भारतीयों में भी वो इसी को प्रचलित करना चाहते थे। वो चाहते थे जो इस्लाम के सिद्धांत हैं, इसके कानून हैं, इसकी प्रथाएं हैं, वो भारत में जो है प्रचलित हों और प्रसारित हों, क्रियान्वित हों, जिससे कि हिंदू जनता इससे प्रभावित होकर इस्लाम को स्वीकार कर ले। तो ये नैतिकता का समावेश था इसके अंदर। अगली बात करें सांसारिक वैभव को प्राप्त करना, अगला इसका उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों जो सांसारिक वैभव था, मध्यकाल की जो शिक्षा की बात करें, इसमें जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए करने वाले छात्रों को नौकरी में उच्च पद, सम्मान
तमगे जागीरें प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी छात्र अच्छी या उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा उनको जो है उच्च पद दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और जागीरें दिए जाएंगे। इससे ललायत होकर जो मुस्लिम छात्र थे, साथ ही साथ मुस्लिम छात्रों के साथ साथ बहुत से हिंदू छात्र भी ऐसे थे जो मदरसा में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे और उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ भी कर दी थी। और यही कारण था कि बहुत से मुस्लिम जो सम्राट थे उनके दरबार में काफ़ी उच्च पदों पर जो हिंदू थे वो आसीन थे। अगला उद्देश्य है धार्मिक कट्टरता का समावेश। देखिए दोस्तों, मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता का समावेश करना, ये कहा जा सकता है कि मध्यकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। और इसी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो क्या किया, अधिकांश मकतब और मदरसों को जो है मस्जिदों के निकट या उसी के हिस्से में खोला, ताकि छात्र अन्य व्यक्तियों के साथ साथ नमाज पढ़ सकें और धार्मिक भावना का एवं वातावरण से प्रेरित हों, जिससे उसमें धार्मिक कट्टरता का समावेश हो। क्योंकि बच्चा अगर मस्जिद के निकट रहेगा, ये माना जाता है मकतब और मदरसों को इसीलिए वहाँ पर निकट एकदम खोला गया या उसी में खोला गया ताकि बच्चे का वातावरण वैसा ही रहे और वो अपने धर्म से अलग न हो। हमारा अगला उद्देश्य है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी या उसके जो शासक थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपनी सभ्यता को, जो मुस्लिम सभ्यता थी, संस्कृति थी या उसके आदर्श से उनकी महत्ता का इतना व्यापक रूप से प्रचार या प्रसार करना, जिससे व्यक्ति जो है जो हिंदू सभ्यता को या संस्कृति को भूलकर मुस्लिम श्रेष्ठता को स्वीकार कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम शासक भी ये जानते थे कि बिना मुस्लिम जो संस्कृति थी या सभ्यता थी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध किए वो भारत में एक सुदृढ़ राज्य की नींव नहीं डाल सकते और निश्चित तौर पर वो भारत में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज नहीं कर सकते थे। तो उनका मुख्य कार्य ये था कि जो मुस्लिम श्रेष्ठता थी, उनकी संस्कृति थी, उसको श्रेष्ठ सिद्ध करना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, मध्यकालीन भारत में शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा कह सकते हैं या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है इस अपने लेक्चर में कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें इस टॉपिक पर दे सकूं। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं और अपने अगर कोई परेशानी है या किसी चीज़ का आप उत्तर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके उस प्रश्न का समाधान कर सकूं। इसके बाद हम मिलते हैं मध्यकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों में, उस पर हम कल बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।